जब मैंने 1 साल पहले एविडेंस दे चुका तो मुझे 1 साल बाद क्यों उठाया गया? आपने खाना मांगा तो होगा, तो उस पर क्या बोला? खाना नहीं मिलेगा करके, खाना नहीं। ऐसा एक खेल सा खेला जा रहा था मेरे साथ में। कभी सोफे पे बिठा दिए, और जैसे कोई सीनियर ऑफिसर आया तो मुझे डायरेक्ट बाथरूम के बाजू में एकदम उधर खड़ा कर दिया, जाके उधर खड़ा हो जा। मतलब कैसे, जैसे कोई सीनियर आया तो उधर खड़ा कर दिया, जैसे कोई अपना सीनियर चला गया तो उधर बिठा। पुलिस स्टेशन में ये प्राइवेट कैमरे लगे हुए, सरकारी कैमरे लगाए जाए और इसका बैकअप बढ़ाया जाए। उन्होंने मुझे ये चीज जवाब दिया। पुलिस स्टेशन में प्राइवेट कैमरे लगे? हाँ, प्राइवेट कैमरा लगा। उन्होंने मुझे ये चीज बोला कि अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। दूसरे मेरे दोस्तों को थ्रू वाया खबर आ रही है, बोले आप बैठ के क्लोज कर लो। 1-2 बार पुलिस वाले ने भी बोले मेरे को, मतलब आपको सेटलमेंट के लिए बोला? हाँ, बोले बैठ के जब ये फैजा ने क्लोज कर लो, मैटर को मत बढ़ाओ करके ऐसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश की पुलिस के ऊपर देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और पुलिस बाकायदा बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाती। लेकिन कई बार पुलिस के ऊपर आरोप भी लगते हैं। हर एक पुलिसकर्मी नहीं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। ऐसा एक मामला अभी हमारे साथ फैजान करके हमारे साथ बैठे हुए शख्स है, इनके साथ हुआ और उस मामले में ये अपनी स्टोरी बताएंगे। हम इससे अभी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। तो पहले इनसे जानते हैं क्या इनका कहना है, क्या इनकी बात है। फैजान जी नमस्कार। नमस्कार। फैजान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको पुलिस से आपको किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की शिकायत है? परेशानियां मुझे ये है कि 21 मई 2024 को एक झगड़ा हुआ था मनीचा पाड़ा एरिया में। वहाँ पे मेरा घर भी है, लेकिन जिस जगह पे झगड़ा हुआ था उससे घर मेरा काफी दूरी पे है। और उस दिन मैं घर पे था ही नहीं। हमारे पंकज देशमुख जिला अध्यक्ष थे वो टाइम पे। मैं उनके बर्थडे में गया हुआ था। मॉर्निंग से तो मैं निकला ही था 10 बजे से। 11 बजे से मैं 3 बजे तक कल्याणी मैडम के साथ था, एडवोकेट कल्याणी पाटिल। उसके बाद में फिर दोस्तों के साथ में वाकनपाड़ा गया, उनका काम खत्म हुआ। फिर उसके बाद में शाम को मैं 7 बजे वाकनपाड़ा से 7 से 8 बजे के आसपास में वाकनपाड़ा से निकला। फिर वापस देशमुख साहब के इधर गया, उनके बर्थडे में बर्थडे वगैरह मना के मैं वहां से आ गया। अब कुछ दिन के बाद में मुझे पता चलता है 21 तारीख के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद में, कि मेरे ऊपर FIR है, जो वहाँ पे एरिया में झगड़ा हुआ था। अब वो जब मुझे पता चला FIR है, उसके बाद में मुझे सामने से कॉल आया आयो का नाम है महावीर कामले, PSI महावीर कामले। क्या मामला था, किसका झगड़ा हुआ था, क्या FIR? झगड़ा क्या था कि वो उनका झगड़ा, मुझे भी नहीं पता क्या था झगड़ा, उनका आपस का था जो भी था, क्योंकि मैं था ही नहीं स्पॉट पे, तो मुझे मालूम कैसा रहेगा। एक बार तारीख आपको फिर बता दे, तारीख याद रखिएगा। 1 साल पहले की ये घटना है, 21 मई 2024 की। और इनका ऐसा कहना है कि 21 मई 2024 को मनीचा पाड़ा एरिया में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस मामले में जो हमने देखे हैं कागजात, तो उस हिसाब से 2 पक्षों के बीच में मामला हुआ और दोनों की आपस में एक दूसरे के खिलाफ FIR है। तो एक FIR में इनको सह आरोपी बनाया गया है। इनका ऐसा कहना है कि उस समय जब यह घटना हुई, जब झगड़ा हुआ, ये वहां पर मौजूद ही नहीं थे। जब तो भी इनका नाम डाल दिया गया और इनका नाम डाल दिया तो डाल दिया, उसके बावजूद पुलिस ने शाहनिशा नहीं किया, ऐसा आरोप है। हाँ, आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे मुझे PSI महावीर कामले साहब ने बुलाया कुछ दिन के बाद में। मैं उनसे जाके मिला, हाँ सर बोली। तो उन्होंने बोला कि आपका FIR में नाम है, आपका क्या कहना है इस पे? तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा वो झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, और जो 2 लोग दोनों पार्टी है उनसे भी मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं स्पॉट पर नहीं था वहाँ पे। आपने वो तारीख नोट की थी कि किस दिन आपको बुलाया था और ये बात हुई थी? कुछ आपको याद है तारीख? तारीख तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लगभग वही 2-3 तारीख होगी इसकी, जून की। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? जी, उसके बाद में मैं मिला उनको, तो मैंने उनको बोला कि मैं सर आपको पूरा एविडेंस दे दूंगा, मैं जहाँ पे था पूरे दिन का, मैं स्पॉट पे नहीं था, वो मेरे पास है। और मैं जिस जगह पे गया था, जिनका बर्थडे था, जहाँ जहाँ गया, मैं आपको पूरा वो फोटो वीडियो जो था मैं आपको सब एविडेंस के तौर पर मैं दे दूंगा। तो उनको मैंने फिर, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप मुझे जो भी है एविडेंस वगैरह है आप मुझे पूरा दे दीजिए, जो भी रहेगा आपको मैं आपका इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करके आपका जो भी नाम वगैरह निकालने का वो हम करके लेंगे उसका।
फिर उसके बाद में मैं उनसे मिलके और वो बोल के मैं आ गया। आने के बाद में फिर मैंने उनको दूसरे दिन तुरंत एक पेन ड्राइव में करके वीडियो और जितने फोटो वगैरह था सब मैंने उनको भेज दिया, दोस्त के थ्रू सादा ब्राइन करके अपने थ्रू। उसके बाद में फिर जब 1 साल हो गया, ये अपना 2 मई को, 2 मई 2025 को मुझे डायरेक्ट पुलिस वाले मेरे घर पे पहुंचते हैं। जब मेरे घर पे पहुंचने के बाद में मुझे बोले फैजान, मैंने कहा हाँ जी फैजान। बोले आपको साहब ने बुलाया। मैं बोला कौन से साहब? बोले भोपले साहब। मैंने क्यों बुलाए? बोले कुछ काम है, उन्होंने मुझे ऐसा बोले। तो मैं बोला कुछ काम रहेगा तो मुझे वैसे भी बुला सकते हैं, वैसे भी सब पहचान के ही लोग हैं तो फोन करके भी बुला सकते हैं अगर कुछ पर्सनल काम है। तो उनका ना बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ में गया। तो उनके साथ में थे एक तो निवारे करके है पीसी, और दूसरा पीसी दत्तात्रेय सिंधे। वो जबकि पुलिस वाला नहीं है, ये चीज मुझे अभी मालूम पड़ा, वो फेक पुलिस वाला है जो मुझे उठा के लेके आया। जो दत्तात्रेय सिंधे है उसी की गाड़ी पे वही मेरे साथ में बैठ के आया, मेरी गाड़ी पे आया। आने के बाद में मैं डिटेक्शन रूम में गया तो वहां पे भोपले साहब मिले। अब उन्होंने डायरेक्ट मेरा मोबाइल घड़ी लेके सब जमा करा दी। बोले सब जमा कर। मैंने निकाल के मोबाइल घड़ी वगैरह सब उधर जमा कर दिया। और जब जमा कर दिया मुझे पूछे कि उस झगड़े में क्या हुआ था। मैंने कौन सा झगड़ा सर? बोले जो मनीषा पाड़ा में हुआ था जिसमें तुम्हारा नाम है। तो उनको मैंने वही जवाब दिया जो मैंने महावीर कांबले साहब को दिया था कि साहब कि उस झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ स्पॉट पे नहीं था, मैं दूसरे स्पॉट पे था। उस जगह पे मैं वहाँ पे नहीं था, मैं उस टाइम पे नाला सुपारा में था, हमारे जिला अध्यक्ष का बर्थडे था शिवसेना के, मैं उसमें था वहाँ पे। उनको मैंने इतना बोला, उन्होंने मुझे अंदर बैठने बोले। तो मैंने उतने में मैंने उनको फिर बोला कि सर मुझे अभी आप लेके आए तो मैं अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने फैमिली वाले को बताना चाहता हूँ कॉल करके। तो उन्होंने मुझे बोले धमका के मुझे बिठा दिया, बोले जाके चुपचाप अंदर बैठ। आपने तारीख बताई 2 मई। 2 मई। समय क्या था? समय था लगभग 12 बजे दोपहर का। तब वो आ गए, वहां पे मोबाइल वगैरह जमा कर दिए। उन्होंने मेरा मोबाइल का लॉक खुलवाए। मोबाइल का लॉक खुलवाने के बाद मेरा मोबाइल उन्होंने पूरा चेक किए। क्या चेक किया वो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता है। चेक करने के बाद फिर मुझे वापस बुलाए। मैंने उससे उनको बोला कि सर मुझे अपने फैमिली वालों को या किसी दोस्त फ्रेंड को इन्फॉर्म करना, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, गाँव में है, तो मुझे किसी दोस्त फ्रेंड को अपने जान पहचान वालों को इन्फॉर्म करना कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने मुझे धमका के अंदर बिठा दिया और मेरा फोन वगैरह सब जमा करके मुझे फोन नहीं दिया। फिर उसमें थोड़े टाइम के बाद लगभग 1 आध घंटे के बाद में वापस से मुझे पूछे कि इसमें किस किस को आप जानते हैं फायर में। जिसको मैं जानता था तो उन्होंने जो भी डिटेल मांगे तो मैंने उनका नंबर और नाम वगैरह बता दिया, मैंने दे दिया जो मेरे पास था। देने के बाद में उन्होंने मेरे को बोले कि हम आपको शाम को नोटिस वगैरह देके छोड़ देंगे, अभी आप रुको, इसमें जो आरोपी है उसको भी लेके आना है। उन्होंने फिर मेरे मोबाइल से लगाया सामने वाले दूसरे लड़के को फोन, जिसका नाम है शाहरुख। उसको फोन लगाया, मेरे से ही बात कराया उन्होंने, बोले तू ही बात कर, पूछ कहाँ पे। तो मैंने बात किया, उसको फोन किया मैंने, शाहरुख कहाँ पे? उन्होंने बोला कि मैं विरार वेस्ट में गैरेज पे हूँ। तो इतना बोल के फिर फोन कट कर दिया। बोले ठीक है। कट करने के बाद उन्होंने बोले कि आपको साथ में चलो और उसको करके लेके आना गैरेज पे। तो मुझे देशमुख और क्या नाम है दूसरा उनका, रवि वानखेड़े साहब, ये 2 लोग मेरे साथ में और मुझे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में डाल के लेके गए उसको उठाने के लिए। जब लेके गए तो हम पहुंचे विरार फाटे के पास, अपना अपना विराट सबवे के पास में। जब वहां पे पहुंचे फिर उसको वापस से फोन लगा, बोले फोन लगा कौन सी जगह है। तो मैंने वापस फोन लगाया, उसको फोन लगा पूछा कि शाहरुख कहाँ पे है। तो उसने वापस बोला कि भाई अभी तो मैं वहां पे नहीं, मैं वहां से रिटर्न आ गया, अपने मामा के गैरेज पे हूँ, मैं विरार फाटे पे, कनेर फाटे की चौकी के पास में। तो फिर वहां से गाड़ी यू टर्न मार के और हम लोग वहां से वापस आ गए। अब वहां से जब वापस आ गए तो वहां पे गाड़ी रोके गैरेज पे आ गए उसके मामा के इधर। तो वहां से फिर ये गए उतर के अपना वानखेड़े साहब और देशमुख साहब गए और उसको लड़के को अंदर से लेके आए उठा के। जब लेके आए और मेरा मोबाइल तो उनके पास ही जमा था, लेके आने के बाद उसको भी गाड़ी में बिठा लिए और वहां से लेके आके वापस हमने डिटेक्शन में बिठा दिए। बिठाने के बाद जो है फिर हमें बोले कि हम तुमको शाम तक नोटिस देके छोड़ देंगे करके, और तुम्हारा जो भी रहेगा बेल वगैरह तुम ले लेना। लेकिन उसके बाद में जब बज गया 6 बज गया 7 बज गया तो इन्होंने नोटिस नहीं दिया। नोटिस साइन कराया लेकिन नोटिस दिया नहीं। मैंने कहा सर क्या हो गया, अभी क्यों नहीं छोड़ रहे? तो बोले अभी बड़े साहब ने मना किया है, जो आए हुए आपके वही आपको आके छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में मैं बोले सर आपने तो बोले थे कि शाम को छोड़ देंगे, आए तो छुट्टी पे, आपको भी पता है। तो बोले नहीं वो आएंगे तो आपको वही छोड़ेंगे, कल हम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको ये भी बोला मेरी तबीयत खराब है, मुझे दाद हुआ था, मुझे दवाई खाने।
बोले नहीं दवाई यहीं पे मंगा लो किसी से। मैंने कहा मेरे घर पे कोई रहता नहीं, मैं अकेले रहता तो कोई लाने वाला नहीं। तो वानखेड़े साहब जो थे वहां पे, रवि वानखेड़े, उन्होंने बोला दवाई मैं देता हूँ मेरे पास से अगर ऐसा है तो उन्होंने भी दवाई मुझे नहीं दी। मैं बिना खाए पिए ऐसे ही सो गया, खाना पीना कुछ नहीं दिए। मतलब आपको दोपहर का 12 बजे से उठाया था और खाना पीना नहीं दिया? नहीं दिया। और मैं वैसे ही वहीं पे नीचे सो गया। सोने के बाद में दूसरे दिन ये अपना क्या नाम है इनका, आपने खाना मांगा तो होगा, तो उस पर क्या बोला आप? खाना नहीं मिलेगा करके, खाना नहीं है जी। अमूमन तो कोई भी कैदी को या किसी भी अपराधी को पुलिस पकड़ती है, उसको खाना वगैरह देती है, तो आपको नहीं दिए जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये तो मैं नहीं जानता क्या कारण हो सकता है, अब ये तो उनको ही पता होगा कि क्यों नहीं मुझे खाना दिया गया। उसके बाद में इन्होंने मुझे बैठा दिए, वो लड़के को भी वहीं पे सो गया। सोने के बाद में जब सुबह हुई, सुबह होते होते महावीर कामले साहब आए, जो आए थे मेरे उस केस के। उन आने के बाद उन्होंने अपना नोटिस वगैरह तैयार किए 11 बजे के आसपास में, मेरे से साइन लिए। साइन लेने के बाद बोले रुको छोड़ते। वो नोटिस तैयार करने के बाद, साइन लेने के बाद बोले कि नोटिस अभी गलत हो गया कि इसमें ये नाम बराबर नहीं है, सेक्शन बराबर नहीं है। वो नोटिस को उन्होंने कैंसिल करके फिर दूसरा नोटिस निकलवाए। वो वापस से फिर मैंने नोटिस साइन किया। नोटिस साइन करने के बाद फिर उन्होंने बोले कि रुको थोड़ा टाइम। मैं अंदर ही बैठा रहा। अंदर बैठने के बाद में फिर मुझे बाहर थाने अमलदार के पास में लेके गए। बोले डीसीपी साहब का परमिशन लेना है आपको छोड़ने के लिए। जब बाहर लेके गए, मैं कुछ टाइम बाहर खड़ा रहा। बाहर खड़े रहने के बाद में फिर इन्होंने मुझे वापस डिटेक्शन में बुलाया, चलो बोले चलो अंदर। अंदर गए। अंदर जाने के बाद में फिर उन्होंने एक नोटिस फिर तीसरी बार साइन कराया। बोले इसमें ये नाम का गड़बड़ था, कुछ गड़बड़ था करके इसके लिए बराबर नहीं है। फिर उन्होंने वापस से मेरे से साइन कराया। आपने पढ़ा नहीं, वो क्या साइन कर रहे? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था उसमें क्या साइन कर रहे। तो उसके बाद में जब वो साइन करा लिया, साइन कराने के बाद में वापस बाहर लेके थाने अमलदार के पास में खड़े हो गए। बोले थोड़ा टाइम रुको, मैं सर से परमिशन लेता हूँ डीसीपी साहब से, जैसे परमिशन आएगा मैं तुमको छोड़ दूंगा। हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा बाहर खड़े रहे लगभग 1:45 दोनों थे? वापस, हाँ दोनों थे। जब खड़े रहे तो खड़े रहने के बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने सामने से दूसरा लड़का था सभी, जो हमारे साथ में आया था सहयोगी, मैंने उनको पूछो क्या हुआ कि अभी तक परमिशन नहीं मिला, 1.5 घंटे खड़े खड़े हो गया मैं बाहर। तो उन्होंने फिर बोले कि ठीक है मैं अभी तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ। 12 बजे से मुझे 1:45 पे दूसरे दिन रखा, मतलब लगभग 26 घंटा मैं अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ। जब जब आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है साहब, जब जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। उन्होंने मुझे छोड़ दिए वो टाइम पे। छोड़ने के बाद उन्होंने फिर मुझे ना नोटिस दिए। मैंने नोटिस भी बोला, बोले हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, फोन करके बुला लेंगे। तो ना तो आज तक कोई नोटिस दिया और ना ही उन्होंने बुलाया। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे लगा मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो मैंने फिर कंप्लेंट किया मैंने अपना महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स मुंबई, वहाँ पे मैंने राइटिंग में कंप्लेंट दिया, प्लस कमिश्नर ऑफिस में मैंने दिया, और मैंने दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट्स में मैंने पोस्ट किया। और अभी उसके बाद मैंने करने के बाद में मैं अपना घर पे बैठ गया हूँ। तो आगे क्या प्रोसीजर चालू है? और दूसरी बात, आप जो दावा कर रहे हो कि आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोर्ट में हाजिर किए 26 घंटा बिठा के रखा, उसके बाद उसके लिए आपके पास क्या पुरावा है? उसके पास मेरे पास मैंने पुरावा ये है कि मैंने अपना आरटीआई लगाया था पुलिस स्टेशन में, मांगा था कि जितने बजे से मुझे बिठा के रखे दूसरे दिन तक। तो वो आरटीआई का उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। जवाब में मुझे ये देते हो कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन का ही रिकॉर्ड रहता है, 12 दिन से ज्यादा का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। मतलब घटना 2 मई 2025 की है। हाँ। और आपने आरटीआई एप्लीकेशन कब किया? अपना जून में मैंने किया था। जून में किया। हाँ। और उनका ये कहना है कि हमारे पास में डेटा, वो बैकअप सिर्फ 12 दिन का 12 दिन का है। लेकिन ऐसा शायद जहां तक मैंने सुना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है कि पुलिस को 365 दिन का, 12 महीने का रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो आपने उनको ये बात कही नहीं कि सर? जी बिल्कुल, आपने सही सुना, और ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उनको मिनिमम 12 महीने का रिकॉर्ड हर पुलिस स्टेशन को रखना चाहिए। उनको नहीं, हर पुलिस स्टेशन को। लेकिन उनको मैंने ये चीज बताया तो बोले कि नहीं, हमारे पास इतना ही रिकॉर्ड रहता है, और हमने ऊपर रिपोर्ट किया है कि हमारे पुलिस स्टेशन में ये प्राइवेट कैमरे लगे हुए, सरकारी कैमरे लगाए जाए और इसका बैकअप बढ़ाया जाए। उन्होंने मुझे ये चीज जवाब दिया। पुलिस स्टेशन में प्राइवेट कैमरे लगे? हाँ, प्राइवेट कैमरा लगा, उन्होंने मुझे ये चीज बोला। अच्छा, दूसरा, अब आपने जो बोला कि आपने आरटीआई फाइल किया, उसमें उन्होंने रिप्लाई किया कि 12 महीने में
तो 12 दिन का हमारे बैकअप है, तो आपने आरटीआई का आगे कहीं पे वापस अपील वगैरह फाइल हाँ, मैंने उसके बाद में फिर तुरंत कुछ दिन के बाद में मैंने वापस अपील फाइल किया। उसमें क्या जवाब मिला? उसमें जवाब मिला मुझे, अपील फाइल हुआ मेरा, ये जन माहिती अधिकारी जो है, क्या नाम है, वानकोटी साहब है, पीआई, उनके पास था। उनसे जाके मैं मिला। मिलने के बाद उनको भी मैंने यही सवाल किया कि सर मुझे जो मैंने आरटीआई लगा के मैंने वीडियो मांगा था, फोटोज मांगा था, वो मुझे नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। इसीलिए मैंने आपको आरटीआई लगाया, अपना अपील लगाया, क्योंकि मुझे जो जवाब दिया गया वो गलत जवाब दिया गया। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें 12 महीने का उनको रखना चाहिए, तो ये हमें 12 दिन का दिखा रहे। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि सर ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अपने पास में 12 दिन का ही रिकॉर्ड है, और हमने डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब ऊपर रिपोर्ट लगाया इस चीज के लिए कि हमारे पुलिस स्टेशन का बैकअप बढ़ाया जाए। तो मतलब आपको आरटीआई का ये रिप्लाई नहीं मिला हमें। ठीक है, आगे अब मानवाधिकार आयोग की आपकी हियरिंग, तो अपना जो पेपर देखे ये महीने में, हाँ, ये 26 तारीख को मेरा मानवाधिकार का हियरिंग है। आपकी मांग क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी मांग है कि ये कि जो जिन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है, कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और दूसरा जो पुलिस वाले मेरे साथ जो गलत व्यवहार कर रहे, जो मेरे साथ गलत हो रहा है ऐसा सब, और जो मुझे जानकारी नहीं दी जा रही, जो चीज मैं मांग रहा हूँ, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ जो एफआईआर हुई उसमें जानबूझकर आपका नाम लिया गया? मुझे सर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने 1 साल पहले उनको फोटो एविडेंस सब पेनड्राइव में करके दिया था, जो मेरे आयो थे। जब मैंने 1 साल पहले एविडेंस दे चुका, तो मुझे 1 साल बाद क्यों उठाया गया, वो भी बिना किसी नोटिस के? ये तो आप पॉइंट नोट कर सकते। और मैंने उनको व्हाट्सएप भी भेजा था। पुलिस का क्या कहना? पुलिस का तो क्या कहना है उनका, वो तो बोलते हैं कि मैंने अपील भी किया था कि आप अपील वापस ले लो, आपको कहीं भी जाओगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, उनका ये कहना है। या दूसरे मेरे दोस्तों के थ्रू वाया खबर आ रही है, बोले आप बैठ के क्लोज कर लो। 1-2 बार पुलिस वाले ने भी बोले मेरे को, मतलब आपको सेटलमेंट के लिए बोला? हाँ, बोले बैठ के जब ये फैसला ने क्लोज कर लो, मैटर को मत बढ़ाओ करके। ऐसा हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी शॉर्ट में हम खत्म करना चाहेंगे, काफी लंबा पहले से हो चुका है। यही है कि जिस तरह से इन्होंने जो तथ्य रखे, इनका ये कहना है, इनके आरोप, इनके पास ये दस्तावेज जो शो कर रहे हैं, इन्होंने जो शिकायतें की है, ये मेरा आरटीआई का रिपोर्ट है, पुलिस प्राधिकरण में भी शिकायत की है, आरटीआई और ये मेरा उनका जवाब है जो मुझे आरटीआई में जवाब दिया, 12 दिन का रिकॉर्ड, और उसके बाद मैंने ये अपील किया। तो इन सबसे एक चीज ये साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी, शायद उसमें कोई ना कोई कड़ी छोटी है, और पुलिस के आला अधिकारियों को चाहिए। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आरोप इन्होंने लगाए, और मैं इनके आरोपों को आरोपी की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सवाल उठाना मेरा फर्ज है, पत्रकार हूँ, सवाल जरूर उठाता हूँ कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, और अगर वाकई में इनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए संबंधित लोगों के खिलाफ, संबंधित पक्षकारों के खिलाफ कार्यवाही, जिस तरह से कायदेशीर कार्यवाही होती है वो होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में एक बात हमेशा कही जाती है, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि चाहे 10 आरोपी, 10 अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कुछ इसी तरह का मामला, हालांकि अभी तक तो इनको कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ हद तक सजा, जिस तरह से इन्होंने कहा इनको खाना नहीं दिया गया, इनको इलीगल तरीके से डिटेक्शन किया गया, तो कुछ हद तक ये सजा भोग चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है, और अन्याय को, हाँ, मुझे टॉयलेट के पास में बिठा के रखे थे। वो कैसा एक खेल सा खेला जा रहा था मेरे साथ में, कभी सोफे पे बिठा दिए, और जैसे कोई सीनियर ऑफिसर आया तो मुझे डायरेक्ट बाथरूम के बाजू में एकदम उधर खड़ा कर दिया, जाके उधर खड़ा हो जा। मतलब कैसे, जैसे कोई सीनियर आया तो उधर खड़ा कर दिया, जैसे कोई अपना सीनियर चला गया तो उधर बिठा दिए। मतलब एक तरफ से वो लोग मेरे साथ दोस्ती भी निभा रहे थे, और एक तरफ से मुझे मुजरिम की तरह उधर बिठा के भी रखे थे, खड़ा भी करके रखे थे। तो ये खैर पुलिस की पद्धत है, ऐसा कई बार सामने आता है। और अंततः अब यही कहना चाहेंगे कि इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, और जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मेरा कहना ये है, अगर मेरा इसमें कोई पुलिस वाले ये जांच नहीं करते, या मैंने कमिश्नर साहब को भी, मैं कमिश्नर साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छे से जांच बैठाए, और इसके पूरा मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। तो इन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।